नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में क्लास 7th के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अभी मैं क्लास 7th के बच्चों को मिठाई वाला शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। मिठाई वाला नाम कैसे पड़ा है? क्या मिठाई वाला मिठाई ही केवल बेचता है? नहीं, ये ऐसा मिठाई वाला है जिसकी बोली में मिठाई है। मिठाई तो बेचता ही है, लेकिन इसकी बोली में मिठाई है। जब वह खिलौना लेकर आता है तो वही मधुर कंठ से सबको अपने भाव से अभिसिंचित करता है, स्नेहाभिषिक्त करता है। कभी मुरली लेकर आता है तो मुरली उस तरह से बजाता है कि उसके मधुर स्वर से लोग अस्थिर हो जाते हैं। कभी वह रंग बिरंगे मिठाइयाँ लेकर आता है। जब आता है समुद्र की लहरों की भांति, जिस मोहल्ले में आता है एक हिलोर उत्पन्न हो जाता है और उस मोहल्ले भर के लोग, उस गली भर के लोग अस्थिर हो जाते हैं। पाठ्य पर ध्यान दें। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। खिलौना वाला गांव में आया है। जैसे ही खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज को लोग सुनते हैं और स्थिर हो जाते हैं। चारों तरफ हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चे और युवतियां अपने मकान के छज्जों से नीचे झांकने लगते हैं। इधर उधर खेलते हुए बच्चे के झुंड इठलाते हुए उसके पास आते हैं और उसे घेर लेते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते इसका दाम क्या है और इसका और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसा ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौना दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जब भी खिलौना वाला आता बच्चे उत्साहित हो जाते और
अपने घर से पैसे ला ला कर पहले खिलौनों का मोल भाव करते, फिर अपने इच्छा अनुसार खरीदते, फिर खिलौने खरीद कर उछलते कूदते हुए घर चले जाते। फिर खिलौना वाला आगे बढ़ जाता, दूसरी गली में जाता। ये सिलसिला खिलौना वाले के आने पर बना रहता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुनू और मुनू। चुनू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा चुंदल ए। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैचा चुंदल ए। दोनों अपनी हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उसका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, ओ चुनू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, दो पैसे में। खिलौने वाला दे गया ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ी। राय विजय बहादुर के बच्चे जब खिलौना लेकर घर आए तो उनकी पत्नी रोहिणी सस्ते और सुंदर खिलौना को देखकर पूछने लगी कि कितने पैसे में तुम दोनों ने ये सब खिलौने लिए? बच्चे बोले, दो पैसे में। वह आश्चर्य में पड़ गई कि इतने सस्ते खिलौना वाला क्यों देता है, लेकिन कोई सस्ता दे दे तो लेने वाले को विशेष सोचने की क्या आवश्यकता है। दुनिया तो लोगों को ठगना चाहती है। अगर कोई ठगा गया, सस्ता दे दिया, तो इस पर विशेष सोचने की बात क्या होती है। रोहिणी के बच्चे तो लाभ में ही हैं, लाभ के पीछे कोई विशेष सोचता नहीं है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लेखक के नगर में 2-4 दिनों से मुरली बांसुरी की तरह ही होता है। बांसुरी से उसकी थोड़ी मधुर स्वर निकलती है, स्पष्ट निकलती है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। कहे कि ऐसा तो मुरली वादक हम लोगों ने देखा ही नहीं। क्या मुरली बजाता है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो 2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। एक व्यक्ति ने लेखक से पूछा कि आखिर मुरली वाला है कैसा। लेखक कहे कि मैंने उसको कभी देखा नहीं है। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 साल का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था? लेखक इस चीज को नहीं जानते थे कि खिलौना बेचने वाला ही अब मुरली बेचता है। लोगों को इस चीज का आभास हो रहा था कि जैसे खिलौना वाला का मधुर कंठ था, मधुर स्वर में गा गा करके बच्चों को खिलौना बेचा करता था, उसी तरह से ये मुरली वाला भी मधुर स्वर में मुरली बजा बजा कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने मुरलियों को बेचा करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। कहे कि हाँ, आपने
जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, अनुमान करते हैं, वही व्यक्ति है, वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी खिलौने वाले की आवाज को समझ गई, कही कि इसी तरह से वह भी गा गा करके खिलौना बेचा करता था, जैसे ये मुरली बजा बजा कर मुरलिया बेचा करता है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुनु मुनु के लिए ले लूं, क्या पता या फिर उधर आए न आए। जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। बच्चे लगता है कि इधर उधर खेलने निकल गए हैं, इसलिए रोहिणी अपने पति को विजय बाबू को आदेश दी। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। पत्नी के कहने पर विजय बाबू अपने घर से बाहर दरवाजे पर आए और मुरली वाले से मुरली के मूल्य के बारे में पूछने लगे। वे देखते हैं कि किसी बच्चे की टोपी गिरी है तो किसी का जूता छूटा है, यानी बच्चे जैसे तैसे भागते वाले उस मुरली वाले के पास आए। रास्ते में उनके सामान गिरे पड़े हुए नजर आए। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोतनी यानी पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। जब बच्चों की आवाज मुरली वाला ने सुना तो गदगद हो गया, यानी अंदर से प्रसन्न हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था? इसके बीच तब तक विजय बाबू खड़े थे, बच्चों का उमंग का निरीक्षण कर रहे थे और देखे कि मुरली वाला भी बच्चों में फंसा हुआ है। इसलिए थोड़े देर के बाद जब फुर्सत में मुरली वाला आया तो विजय बाबू से पूछा, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू कलयुगी व्यक्ति थे, आजकल के व्यक्ति थे। वे नहीं जानते थे कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी ईमानदार हैं। विजय बाबू की नज़र में कोई ईमानदार व्यक्ति इस दुनिया में नहीं था, इसलिए उनकी सोच अच्छी नहीं थी। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोग की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाले विजय बाबू की बात को सुन करके हतप्रभ रह गया
अप्रतिभ हो उठा, उसका कलेजा टूट गया। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। दुकानदार ग्राहक को कितना भी सस्ता सामान दे मजबूर होकर, लेकिन ग्राहक यही समझता है कि दुकानदार को लाभ नहीं होता है तो बेचता कैसे। लोग ये नहीं जानते हैं कि लोग अपना पूंजी निकालने के लिए भी सामान बेचते हैं, या कुछ लोगों को हानि लाभ से कोई मतलब नहीं होता। जैसे मुरली वाले को, खिलौने वाले को हानि लाभ से कोई मतलब नहीं था। वे तो बच्चों से सानिध्य प्राप्त करना चाहता था, बच्चों से आत्मीयता बनाना चाहता था, इसलिए वह इतनी सस्ते मूल्य पर मुरलियों को बेचता था। लेकिन इसका विश्वास विजय बाबू को नहीं था। वे बोले, झूठ बोलने की आदत है, छोड़ो, 2 मुरलियां मुझे दो, मैं लेकर चलूं। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। विजय बाबू 2 मुरलियां लेकर अपने घर गए। बच्चे मुरली वाले से मुरलियां खरीदते गए। जो रंग पसंद करते थे, मुरली वाला उन्हें मुरली दे दिया करता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअनी है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे, वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाले फिर आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है, मुरली वाले बच्चों को देखकर इतना भावुक हो जाता है। यदि जिन बच्चों के पास पैसे हैं, उनको तो वह प्रेम से मुरली देता ही है, और जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको भी वह मुरली दे देता है। वह भाव विभोर हो जाता है, वह बच्चों में इतना घुल मिल जाता है। इस तरह किसी भी बच्चे उसके पास आते, पैसा हो या नहीं हो, खाली हाथ नहीं लौटते थे। ये मुरली वाले, खिलौने वाले, मिठाई वाले की उदारता की झलक है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली की सारी बातें सुन रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी
निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। वह दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उनके बच्चों के प्रति स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। मुरली वाला जब भी आता, कुछ दिनों तक मुरली वाले नगर के मुहल्ले के लोगों के मन मस्तिष्क में उसके स्वर, उसके मधुर कंठ, उसके गाने याद रहते। फिर समय लंबा होने लगता तो धीरे धीरे वह मुरली वाले लोगों के चित्त से निकल जाता। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अजानुलंबित केश कहते हैं जिनके बाल घुटने के नीचे तक हो। यानी रोहिणी के बाल काफी लंबे थे, इसलिए अपने लंबे बालों को स्नान करने के बाद वह सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी छिक की ओर में बैठी रहूंगी। जिस समय मिठाई वाले नगर के मुहल्ले में प्रवेश किया, उस समय रोहिणी के घर में उसके पति नहीं थे, बच्चे भी बाहर निकले हुए थे। इस क्रम में रोहिणी ने दादी को कहा कि आप घर से बाहर वाले दरवाजे में जाकर बैठ जाओ और मुरली वाले को बुला लो। मैं भी पर्दे की ओर से वहीं बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इस गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? मिठाई वाले मिठाई की विशेषता बता करके दादी माँ को प्रभावित करके मिठाई का ऑर्डर लेना चाहा कि कितनी मिठाई दूं। मिठाई भी तरह तरह के आकार की है, गोल है, चिपटी है, पहलदार है। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। मिठाई वाला मन ही मन सोचता, किसी को कितना भी सस्ता दिया जाए उतना ही सस्ता लोग खरीदते हैं, लेना चाहते हैं। जैसे दादी को पैसे के 16 मिठाइयाँ बताया तो दादी को महंगा लगा, उसने 25 कहा। क्योंकि लोगों की मोल भाव करने की आदत बनी हुई है। क्योंकि अभी तक जितने फेरी वाले आते हैं सब ठगेरे होते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीजें बेचता था क्योंकि वह चाहता था कि बच्चों की इच्छाएं बनी रहे। इसलिए वह कभी खिलौने लेकर आता, तो कभी मुरली लेकर आता, तो कभी मिठाई बेचता था। दूसरा सोच इसके बारे में इस तरह का है। मिठाई वाला अलग अलग चीजें बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। वह बच्चों का अत्यंत निकट बनना चाहता था, उनका आत्मीय बनना चाहता था।
उसके बच्चों और पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था। आगे देखिए इसमें, हाँ, बच्चों, दूसरी बात है कि मुरली लेकर आता तो कभी मिठाई बेचता था। बच्चों की इच्छाएं प्रबल होती है, जिस चीज के प्रति रुचि हुई वह उसे चाहेगा ही। मिठाई वाले महीने बाद आता है, क्योंकि अधिक दिनों के बाद आने पर बच्चों में उत्सुकता बनी रहेगी, तो बच्चे उस चीज को भी अधिक चाहेंगे। जिस तरह मिठाई वाले बच्चों के मन मस्तिष्क को अच्छी तरह भांप कर अलग अलग चीजें बेचता और महीने बाद आता था। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, मिठाई वाले में कौन कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? आंसर इस प्रकार है, मिठाई वाले में कुछ विशेष गुण थे, जैसे मीठे स्वर, विचित्र मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर के निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों यानी पर्दों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों गलियों और अंतर्व्यापी गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। इस तरह मिठाई वाले का स्वर आकर्षक, सामान बढ़िया और सामान सस्ते थे। हाँ, इस तरह मिठाई वाले का स्वर आकर्षक, उनका सामान बढ़िया और सस्ते थे, इसलिए बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तीसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाले एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क देते हैं? सर्वप्रथम हम विजय बाबू के तर्क को देखें। विजय बाबू क्या तर्क देते हैं? इस संदर्भ में विजय बाबू यही तर्क देते हैं कि विजय बाबू ने कहा, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। इस मुरली वाला एक कहे, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, कहते कुछ और हो करते कुछ और हो। सबको दो दो पैसे में देते हो और मुझसे कहते हो कि मैं तीन तीन पैसे में मुरलियां देता हूँ। विजय बाबू सोचे कि अन्य फेरी वाले की तरह ये भी मुरली वाले हैं, लेकिन मुरली वाले तो उस तरह का नहीं था, वह तो ईमानदार है। उसने कहा, मुरली वाले ने कहा, ऐसे 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। फिर विजय बाबू की बातों को सुनकर मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझसे लूट रहा है। इस तरह चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए। चौथा प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर
यही प्रतिक्रिया होती थी कि बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लेकर खिलौना मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है और इसका। खिलौने लेकर बच्चे फिर उछलते कूदने लगते। जैसे राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू ने कहा मेला घोला कैचा चुंदल ए। तब मुन्नू ने कहा और देखो मेला कैचा चुंदल ए। इस तरह दोनों हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने लगे। पांचवा प्रश्न को देखें। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह उसका भी मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। छठा प्रश्न को देखें। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? छठा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। दादी और रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का यही कारण बताया कि इन गली के बच्चों में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूदल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। इतना कहने के बाद रोहिणी ने देखा कि मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर है, अर्थात वह भावुक हो गया था। सातवां प्रश्न है। अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा कहा क्योंकि वह भावुक हो गया था और उसे रोहिणी के बच्चे की झलक मिलने लगी थी। आठवां प्रश्न है। इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आप राय में क्या यह सही है? आपकी राय में क्या यह सही है? इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है क्योंकि परपुरुष से अनजान व्यक्ति से स्त्री को सम्मुख आकर बात नहीं करनी चाहिए। नई औरत तो मर्यादा का पालन करती है, रोहिणी ने किया। ऐसे पर्दे में रहकर बात करना सही है। आज भी जो मर्यादित औरतें होती हैं वे पर्दे में रहकर या चीख के पीछे से बात करती है। यदि ऐसा करती है तो भारत की नारियों की पहचान देती है। हमारी राय में यह सही है। अब इस पाठ का सारांश इस प्रकार देखें। मिठाई वाला कहानी का शीर्षक अत्यंत ही सार्थक एवं सटीक है। इस कहानी में भगवती प्रसाद वाजपेयी ने बहुत निकट से मिठाई वाले को पहचाना है क्योंकि खिलौना, मुरली या सचमुच की मिठाई बेचने के क्रम में सर्वप्रथम बच्चे या अन्य लोग मिठाई वाले के चीजों को नहीं देखा, बल्कि उसके कंठ से निकले मधुर स्वरों को सुना। उसके स्वरों में इतनी विशेषता थी कि लोगों का मन और चित्त अस्थिर हो जाता। उसके स्नेह से भरा गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। नतीजा यह होता कि बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां पर्दों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। छोटे छोटे बच्चे इठलाने लगते। उसके सामान को देखने से पहले लोग उसको देखते और भाव विभोर हो जाते और सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि आखिर ये मिठाई वाला इतनी सस्ती और अच्छी चीजों को क्यों बेचता है? इसको क्या लाभ होता होगा? इसका क्या परे कि जिस बच्चे के पास पैसा नहीं होता उसे ऐसे भी वह उसके मनपसंद चीजों को दे देता। इस तरह मिठाई वाले का स्वभाव लोगों के बीच
एक चर्चा का विषय बन गया था। बहुत प्रयास करने के बाद जब वह मिठाई वाला मिठाई बेचने के क्रम में दादी के घर आया और दादी के पूछने पर अपना आप बीती सुनाया और भावुक हो गया। उस समय दादी के दोनों पोते कहीं से आए और मिठाई लेंगे कहने लगे। तब मिठाई वाले ने दोनों को कागजों पर भरकर मिठाइयाँ दिया और पैसा भी नहीं लिया, जबकि दादी उसे पैसा दे रही थी। इससे पता चलता है कि उसे अपने बेटों की बरबस याद आ गई होगी और उसने दादी के पोतों में अपने बेटों की झलक देखा होगा। इसलिए लाख कहने पर वह बिना पैसा लिए हुए गली में आगे बढ़ गया। धन्यवाद।